हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली वेडनेसडे सीरीज को, जिसके रिव्यू के लिए मैं बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा लेट हूं। खैर, लेकिन जो भी हो, एज अ फैन इस सीरीज की बात तो करनी ही चाहिए, जिसका मैं बहुत नहीं बल्कि काफी बेसब्री से वेट कर रहा था, क्योंकि इस सीरीज के साथ नाम टिम ब्रूटन जैसे काफी टैलेंटेड डायरेक्टर का भी जुड़ा हुआ था, जिनके काम का मैं दीवाना हूँ। हालांकि उनका करियर फिलहाल तो हॉलीवुड में कुछ खास ज्यादा या फिर कहूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, जिनकी एक टाइम के फिल्मों के लोग दीवाने थे। लेकिन अब लोगों का टेस्ट बदला है, जिस टेस्ट के हिसाब से टिम ब्रूटन ने खुद के डायरेक्शन को पूरी तरीके से बदलते हुए डिज्नी के लिए डुम्बो और अब नेटफ्लिक्स के लिए वेडनेसडे जैसी सीरीज बनाई है, जिसके अनाउंसमेंट पर मैं इतना ज्यादा खुश हुआ था कि उसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि ज्यादातर तो मैंने यही सुना है कि नेटफ्लिक्स वाले क्रिएटर्स को पूरा का पूरा फ्रीडम देते हुए कंटेंट उन्हीं के हिसाब का बनाने के लिए बोलते हैं, जिस पर अनफॉर्चुनेट मैं ये बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि टिम ब्रूटन का डायरेक्शन मुझे कहीं पर भी इस पूरी सीरीज में फील नहीं हुआ। क्योंकि उनके डायरेक्शन की जो बात है, उसके एग्जाम्पल से उनकी फिल्में भरी पड़ी है, जो आज भी मेरी एवरग्रीन की कैटेगरी की लिस्ट में होती है। यानी जब भी मेरा मूड खराब हो तो मैं टिम ब्रूटन की कोई भी कल्ट क्लासिक फिल्म देखकर खुद के मन को बहला लेता हूँ, चाहे बात एडवर्ड सीजर की हो या फिर क्रॉप्स ब्राइड, स्लीपी हॉलो, बीटल जूस, डार्क शैडोज और रिसेंटली बनाई गई फिल्म जिसका नाम लेने में हर बार मेरी जबान टूट जाती है, उसकी इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि मैं बात मिसेस पेरिगेंस की कर रहा हूँ, जिनकी अगेन डायरेक्शन की टोन इतनी ज्यादा डिफरेंट है कि इस तरीके की टोन पर और भी कई सारी कल्ट क्लासिक फिल्में बन चुकी है। यानी इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जिसमें फिल्मों और पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को ही बदलकर एक ऐसी दुनिया बना दी जाती है कि हमें वो दुनिया आसानी से पसंद आने लगती है। हालांकि ये टेस्ट कई लोगों की नजर में बोरियत में भी तब्दील हो जाता है, जिनसे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि डायरेक्शन का ये स्टाइल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी के चलते अगर इसमें एग्जाम्पल डाल दिया जाए तो कल्ट क्लासिक मेटिल्डा फिल्म तो है ही, बाकी सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट की फिल्म और सीरीज जो कि यहाँ नेटफ्लिक्स के अंडर ही बनी थी, और इसके अलावा डिज्नी वालों ने रिसेंटली द मिस्टीरियस बेनेडिक्ट सोसाइटी जैसी सीरीज भी बनाई थी। बाकी चैलोट्स वेब, द ग्रंच, ब्रिज टू टेरापीटिया, नार्निया 1 और स्पाइडर भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो ऑब्वियसली इसी डिफरेंट तरीके के डायरेक्शन के स्टाइल को फॉलो करती है। बाकी हाँ, अगर इन सब के ऊपर कोई फिल्म टॉप करती है तो वो है एडम्स फैमिली फिल्म के 2 पार्ट, जो आज भी मेरी इन फिल्मों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आएंगे, क्योंकि मैं उन्हीं 2 फिल्मों को देखकर एडम्स फैमिली का दीवाना हो गया था। और इसके अलावा 2D एनिमेशन शो का कार्टून भी कार्टून नेटवर्क पर आता था, जो कुछ इसी सिमिलर स्टाइल को फॉलो कर बनाया गया था, जिस पर चलते हुए उसी फिल्म के डायरेक्टर बैरी सोनीफील्ड ने MIB जैसी 3 फिल्में बना दी, जिसका सेकंड पार्ट तो कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पार्ट कितना ज्यादा बेस्ट है उसकी तारीफ कर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स की सबसे पहली पसंद बैरी ही होने चाहिए थे, जिन्हें एडम्स फैमिली के पूरे यूनिवर्स क्या उनका डायरेक्शन स्टाइल तक पता था, और ये भी कि प्रेजेंट की टाइमलाइन में इस एडम्स फैमिली की फिल्म को किस तरीके से फिट करना है। जिसमें अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो रिसेंटली बनाई गई MGM वालों की तरफ से 2 एनिमेशन फिल्में भी इस यूनिवर्स के साथ में जस्टिस अपने कैरेक्टर्स को ईमानदारी से प्रेजेंट कर करती है। हालांकि कहानी की प्रेजेंटेशन उतनी भी ज्यादा खास नहीं है, जिसमें पहला पार्ट मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन दूसरा मैं अभी देख रहा हूँ जो मुझे शुरुआत तो काफी अच्छी फील दे रहा है, जो अगर खत्म हो गया तो उसका भी रिव्यू मैं आपको अपडेट कर दे दूंगा। खैर, लेकिन यहाँ पर बात एनिमेशन से हटकर आती है वेडनेसडे की सीरीज पर, जिसकी बात ना करते हुए मैंने आपको जबरदस्ती का या फिर कहूँ काफी लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया, इसी बात को जस्टिस करने के लिए कि वेडनेसडे की सीरीज एडम्स फैमिली के डाई हार्ड फैंस होने के अकॉर्डिंग मुझे उतनी भी ज्यादा अपीलिंग नहीं लगी है जितनी लोग आपको तारीफ कर बता रहे हैं। यानी सीधी बात जो मैंने बहुत ही घुमा फिरा कर दी, वो भी इंट्रो के पहले, जिसकी अब और डिटेल में जाने से पहले बनती है इस सीरीज के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत और इसकी कहानी की भी डिटेल, जिसके पहले आ जाते हैं कुछ कंफ्यूजन पर, जिनमें से हाँ, आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ तो देख सकते हैं, जिसमें मुझे ऐसी कोई भी वल्गैरिटी नजर नहीं आई है। बाकी शो की हिंदी डबिंग भी अच्छी है, जो आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। और इसके अलावा आपको इसके पहले सीजन में देखने के लिए मिलते हैं पूरे 8 एपिसोड्स, जिनमें से हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट के आसपास की है। यानी कि ये शो आपका बहुत ही अच्छा खासा टाइम लेगा। बाकी अब बात करें शो की कहानी की, तो टाइटल ही ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर देता है कि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे एडम्स के कैरेक्टर पर फोकस करेगी, और ये कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि वेडनेसडे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि असल में वो खुद को लेकर करना क्या चाहती है। जहाँ वो एक तरफ अपनी माँ की तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती, यानी टीनेजर्स जैसी सिचुएशन जिस उम्र में वो खुद के माँ बाप को नहीं समझते, और इन्हीं सभी चक्कर में वेडनेसडे के सामने एक ऐसी मिस्ट्री आ जाती है जिसे वो बिल्कुल भी ना हंसते हुए कैसे सॉल्व करती है कैसे नहीं, उसका पता आपको चलता है सीरीज को देखने के बाद, जिसमें और भी कई सारे झमेले हैं, जिनमें से फैमिली का एंगल, वेडनेसडे की सिचुएशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा लव इंटरेस्ट, फैमिली और वेडनेसडे के कैरेक्टर को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, उसका जवाब आपको देखकर मिलता है सीरीज को, जो कि अब आपको देखनी भी चाहिए या नहीं, चलिए उस पॉइंट पर बात करते हैं। लेकिन फाइनली अब इस इंट्रो के बाद, जिससे पहले अब बनेगी हर बार की तरह मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को
सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले का इतना बड़ा ज्ञान डेफिनेटली आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आपको आपका समय सीरीज पर देना भी चाहिए या नहीं। वेल, तो हर एक ऑडियंस का टेस्ट डिफरेंट होता है, जिसमें अगर कुछ फैंस होते हैं तो कुछ ऐसी ऑडियंस जो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को एंजॉय करना चाहती है। तो अब उस हिसाब से ऐसी ऑडियंस की कैटेगरी बांट दी जाए जो खास करके मास ऑडियंस की गिनती में ही आती है। तो जी हाँ, आप इस कंटेंट को एंजॉय करने के हिसाब से एक बार तो देख सकते हो, क्योंकि स्टोरी से लेकर कैरेक्टर और इस पूरी दुनिया की वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छी की गई है। और अभी ही अगर मैं मास ऑडियंस की कैटेगरी की रेटिंग को सेट करूं तो वो नो डाउट सिंपली एक ही कैटेगरी डिजर्व करती है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सीरीज सच में कितनी ज्यादा एंटरटेनिंग है। बाकी बात रही क्रिटिक्स की, तो उनका भी प्यार इस सीरीज को अच्छा खासा मिला है, जिसमें ज्यादातर तो क्रेडिट उन्होंने इस सीरीज की लीड यानी कि वेडनेसडे के कैरेक्टर का रोल प्ले करी एक्ट्रेस जेना ऑर्टेगा की परफॉर्मेंस को देखकर दिया है। और नो डाउट वो होना भी चाहिए, क्योंकि क्रिस्टीना रिची की वेडनेसडे की परफॉर्मेंस के बाद अगर कोई एक्ट्रेस इस रोल को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निभाती है, वो भी आज की तारीख में, तो वो जेना ऑर्टेगा ही है, जो मुझे भी इस रोल में बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा कन्विंसिंग लगी है। और जिन्हें वेडनेसडे का कैरेक्टर पता है, वो तो वेडनेसडे के डांस मूव को देखकर पागल हो जाएंगे, जो क्लियरली इसी बात को मेंशन कर देती है कि जेना अपने कैरेक्टर्स में कितना ज्यादा खो गई थी। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए कि वेडनेसडे की परफॉर्मेंस को करते हुए उन्होंने इस सीरीज में कहीं पर भी पलक नहीं झपकी है। इससे उनका कैरेक्टर और भी काफी ज्यादा क्रीपी हो जाता है, लेकिन उस लेवल का स्मार्ट नहीं जितना ये कैरेक्टर एडम्स फैमिली के यूनिवर्स में करती है, क्योंकि इसी के चलते ये कैरेक्टर एडम्स फैमिली में सबसे ज्यादा स्मार्ट क्या काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी मानी जाती है, जो हर बुरी सिचुएशन में अपनी फैमिली के साथ हर एक स्टैंड पर खड़ी होती है। और अगर मुसीबत की बात हो तो यही कैरेक्टर उन्हें उस मुसीबत से निकालती है। लेकिन फिर भी एडम्स फैमिली का जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंग वो शो फैमिली की वैल्यूज पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। बाकी एग्जांपल के लिए तो 2 फिल्में आपने अगर देखी नहीं है तो मुझे लगता है आपको देख लेनी चाहिए, जहां आपको हर एक एक्टर अपनी परफॉर्मेंस में मास्टर क्लास नजर आता है। क्योंकि उसके चलते अगर आप इस सीरीज में सिर्फ वेडनेसडे के कैरेक्टर को छोड़ बाकी किसी से भी उनकी कंपैरिजन करो तो उस मामले में आपके हाथ में डिसअपॉइंटमेंट ही लगती है, जहां पर एडम्स फैमिली के किसी भी मेंबर्स में वो फीलिंग्स नहीं है कि आप उन्हें देखकर ये कह सको कि आपको एडम्स फैमिली का कंप्लीट पैकेज दिया गया है। लेकिन फिर बात निकल कर आती है टाइटल की, जिस हिसाब से ये सीरीज उसी कैरेक्टर को फोकस में रखते हुए अपनी पूरी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर ऐसे मामले में भी अगर ये सीरीज चलती है तो लोग डेफिनेटली इसके यूनिवर्स की वर्ल्ड बिल्डिंग चाहेंगे, जिसमें अभी से ही कास्टिंग के नाम पर एडम्स फैमिली के बाकी मेंबर्स मेरी नजर में पूरी तरीके से कचरा है। इससे अच्छा तो यही होता कि रिसेंटली जो एक्टर्स एनिमेशन की एडम्स फैमिली में अपनी वॉइस दे रहे हैं उनकी ही कास्टिंग कर लेनी चाहिए, जो मेरी नजर में बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि एडम्स फैमिली के हर एक मेंबर या फिर कह लो कैरेक्टर्स इतने ज्यादा प्यारे हैं कि आपको सभी कैरेक्टर से प्यार हो जाता है, खास करके उनकी हरकतों से, जो इस सीरीज में पूरी तरीके से मिसिंग है। बाकी डायरेक्शन की तो तारीफ क्या, बुराई मैंने ऑलरेडी कर दी है। जिस हिसाब से ये शो मुझे देखते वक्त किसी भी एंगल से एडम्स फैमिली के यूनिवर्स का नहीं लग रहा था, बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस ट्रीटमेंट को अपने बाकी दूसरे शोज की ही तरह रखा है, जहाँ पर हम पूरे शो में टीनेजर्स की सिचुएशंस को ही देखते हैं और हाँ उनकी फैमिली के साथ के रिश्ते को भी, जहाँ उनकी फैमिली उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझती। यानी ये शो एडम्स फैमिली का बिल्कुल अपोजिट है। जबकि अगर देखा जाए तो इस मामले में इस शो को फैमिली के एंगल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए था, जिसमें भले से ही हर एक मेंबर काफी ज्यादा वियर्ड क्यों ना हो, लेकिन बुरे वक्त में वो किसी न किसी तरीके से साथ आ ही जाते हैं। और ऊपर से उनकी नॉर्मल इंसानों के बीच एडजस्टमेंट कई सारे लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाती है, जिस पर तो इस सीरीज ने बिल्कुल भी बात नहीं की है। और इसके अलावा शो के डायरेक्शन को छोड़ अगर VFX की बात करें तो वो बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा बुरा है, जहाँ थिंग आपको कहीं ना कहीं पसंद आ जाएगा लेकिन बाकी दूसरे क्रिएचर्स बिल्कुल भी नहीं। यानी नेटफ्लिक्स के बजट के हिसाब से देखा जाए तो टिम ब्रूटन का काम इस मामले में बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा फीका है, जो इस शो को नेटफ्लिक्स के बाकी दूसरे शो की तरह ट्वीट करते हुए बस इसी चीज को बताने की कोशिश करता है कि नेटफ्लिक्स वाले कंटेंट के भूखे हैं, जहां पर इस बार क्रिएटिविटी को पूरी तरीके से मार दिया गया, क्योंकि इसमें सीरीज की लीड ही शाइन है, बाकी दूसरे एक्टर्स बिल्कुल भी नहीं। बाकी बात रही वेडनेसडे के लव इंटरेस्ट की, तो मुझे दूर दूर तक जोएल गैलिक का कैरेक्टर बिल्कुल भी नजर नहीं आया, जो असल मायने में वेडनेसडे का लव इंटरेस्ट है। और ऊपर से उसकी फैमिली का अनकंफर्टेबल होना, ये सभी एक ऐसी मेमोरी है जिसे जैसे कि मैंने कहा भुला नहीं जा सकता। बाकी अब इसके टाइटल के अकॉर्डिंग इसी यूनिवर्स में इसका सीजन 2 ऐसी ही स्टोरी लाइन को आगे कंटिन्यू करेगा, जो कि पर्सनली मैं तो देखना नहीं चाहता, लेकिन अब क्या करे, जो मिल रहा है उसी से काम चलाते हुए फिलहाल तो फैंस तक को एडजस्ट करना होगा, क्योंकि एडम्स फैमिली की ट्रीटमेंट यहाँ पर नेटफ्लिक्स वाले पूरी गलत तरीके से ले रहे हैं, जिसमें ना इसका डायरेक्शन और ना ही BGM बिल्कुल भी साथ देता है, जिस कारण से इस शो का टोन ही बदल चुका है। खैर, लेकिन अब इसी पर बैठकर कंप्लेंट कर
का कोई मतलब नहीं बनेगा जिससे निकलकर अब सीधे बात की जाए बाकी दूसरे एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो इन सब में अगर कोई और शाइन होता है तो वो नाम है ग्वेन डॉलिन का, जो वेडनेसडे के बाद आपको इस सीरीज में शाइन होती हुई नजर आती है। इसके अलावा बाकी सभी एक्टर्स मुझे बहुत ही ज्यादा एवरेज लगे, यहाँ तक कि क्रिस्टीना रिची तक का कैरेक्टर भी। बाकी स्टोरी इतनी ज्यादा बचकानी थी कि शुरुआत से लेकर एंड तक चीजें आगे किस तरीके से बढ़ रही थी उसका भी अंदाजा बहुत ही आसानी से हो जाता है। यानी ये शो मेरे लिए तो कुछ खास नया प्रेजेंट नहीं करता। बाकी ऑडियंस की राय मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें अब मास ऑडियंस की रेटिंग को सेट किया जाए तो जैसे कि मैंने कहा, उनकी तारीफ इस शो को डेफिनेटली कहीं ना कहीं A- की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देती है, जिनसे अगर मैं बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए एक कट्टर फैंस के हिसाब से बात करूं तो उस मामले में मैं इस शो को B- की कैटेगरी में रखूंगा। और बात रही फैंस के जोन से निकलकर कंटेंट को टाइम पास के हिसाब से देखने की, तो उस मामले में ये सीरीज डेफिनेटली B का स्टैंड तो रखती ही है, जिस पर अब मुझे पता है कि कमेंट में कई लोग अपनी भी राय इस शो को लेकर आगे रखेंगे, जिसकी डिटेल मैंने शुरुआत में ही क्लियर कर दी है कि ये शो नई ऑडियंस क्या उन ऑडियंस को भी काफी ज्यादा पसंद आएगा जो एडम्स फैमिली के यूनिवर्स से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। बाकी डाई हार्ड फैन मेरे जो अंदर की फीलिंग थी वो मैंने आपके साथ में इस वीडियो में बहुत ही डिटेलिंग या फिर कहूँ काफी ज्यादा लंबा ज्ञान रखकर प्रेजेंट की है, जो एक हिसाब से लेक्चर भी लग रहा होगा, लेकिन जो मेरे दिल में था अगेन इस सीरीज को लेकर वही बात मैंने आपके सामने रखी है। बाकी अब डिसाइड आपको करना है कि आप इस सीरीज को एज अ फैन देखते हो या फिर बस एक टाइम पास सी नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह एक कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हो। क्योंकि अब मेरी तरफ से मुझे लगता है वक्त है इस काफी लेंथी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, कोशिश रहेगी जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में मिलने की। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और भूलना मत मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे। और टिल देन बाय।